जय हिंद साथियों। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है वनस्पति जगत। अगर आप एनसीईआरटी के सीक्वेंस की बात करें हम लोग तो एनसीईआरटी के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर 3 हो जाता है और जो अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज इसी चैप्टर के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए अपनी सीधी बात शुरू करते हैं जिससे कम समय में हम लोग ज़्यादा चीज़ों को कवर कर पाएँ। तो चैप्टर का नाम क्लियर हो गया और पहली टॉपिक भी हमारी जो है यही है वनस्पति जगत। आपको भी ये बात पता है कि हम अगर सामान्य तौर पे संसार के सभी जीवों को दो वर्गों में बांटें तो नंबर 1 पर हमारा वनस्पति जगत होता है और दूसरा हमारा जो है जंतु जगत होता है। पिछले अध्याय में हम लोगों ने थोड़ा सा क्लासिफिकेशन के ऊपर डिस्कस किया था, वर्गीकरण के ऊपर अपना जो है डिस्कस किए थे और उसमें हम लोग समझे थे कि 5 जगत पद्धति जो है सबसे इम्पॉर्टेंट एक पद्धति है जिसके जरिए जो है हम संसार के सभी जीवों को 5 वर्गों में बांट पाते हैं। उसमें से एक वर्ग जो हमारा है वनस्पति जगत है। तो आज इसी के ऊपर थोड़ा सा हम लोग नजर डालते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि पिछले अध्याय में हमने व्हिटेकर, जिसका नाम हम लोगों ने देखा था पूरा नाम कि R.H. व्हिटेकर था उनका नाम। R.H. व्हिटेकर ने 1969 में एक अपनी जो 5 जगत पद्धति सुझाई थी या जिसको बारे में उन्होंने दिया था उसमें 5 किंगडम हुआ करते थे जिसमें हमारा देखिए मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, एनिमेलिया है और प्लांटी। ये 5 चीज़ों के बारे में जो है R.H. व्हिटेकर बताए थे। आप इस सीक्वेंस को भी याद रखिएगा कि R.H. व्हिटेकर द्वारा जो 5 किंगडम दिया गया था वो किस सीक्वेंस में है। अधिकतम बच्चे जब लिखते हैं तो वो क्या करते हैं कि प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम को आगे लिखते हैं ऊपर और फिर जो है प्रोटिस्टा लिखते हैं, फिर मोनेरा, फंजाई, इस तरह से लिखते हैं। जबकि सही सीक्वेंस यहाँ पे दिया हुआ है। नंबर 1 पर आप लिखेंगे मोनेरा किंगडम, फिर प्रोटिस्टा जगत जिसे कहते हैं हिंदी में उसी को किंगडम कहते हैं, फिर फंजाई, फिर एनिमेलिया और फिर प्लांटी। ये तरीके हैं। और जो एनसीईआरटी ने सीक्वेंस आपको दिया है पढ़ने के लिए वो सबसे पहले आपको दिया है जो है प्लांटी। यहाँ पे देखिए प्लांट किंगडम के बारे में एनसीईआरटी आपसे बात करती है पहले। तो यहाँ से शुरू होगी कहानी, फिर यहाँ तक हम लोग आने की कोशिश करेंगे। चलिए ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें देखिए क्या कहना चाहता है कि इस अध्याय में जो है हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, प्लांटी जगत के ऊपर डिस्कस करेंगे। कहने का अर्थ यह है कि हम लोग वनस्पति जगत के बारे में आज बात करने वाले हैं और इस अध्याय में सिर्फ वनस्पतियों के बारे में ही लिखा हुआ है। तो ये एनसीईआरटी कह रही है आपसे कि हम लोग इसी चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे और इसको इस जो है चैप्टर में वर्गीकरण भी किया गया है। इस चैप्टर में जो है पौधों का वर्गीकरण भी किया गया है। तो एनसीईआरटी आपसे देखो क्या कह रहा है, जिसे वनस्पति जगत भी कहते हैं। तो यहाँ से आपको 2 चीजें आपको समझ में आई होगी कि जो वनस्पति जगत है वही अपने आप में प्लांटी जगत के नाम से जाना जाता है या पादप जगत भी आप उसे कहते हैं। आगे देखिए कहते हैं के बारे में तथा वर्गीकरण के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। हमें यहाँ पर इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि वनस्पति जगत के विषय में समयानुसार परिवर्तन आया है। अब इस बात पे जोर क्यों एनसीईआरटी आपको को दे रही है कि समय के साथ जो है प्लांट किंगडम के अंदर परिवर्तन हुए हैं। दरअसल बात अगर हम करें प्लांट किंगडम की या इन सभी 5 किंगडम की तो सीधा सा एक आंसर आता ही है कि जिस तरह से समय बदलता है और नई नई चीज़ों की खोज होती है, तो जब नई नई चीज़ों की खोज होगी तो जाहिर सी बात है कि पुराने समय में जो नियम कानून बने होते हैं उसमें किसी न किसी प्रकार का जो है परिवर्तन समय के आधार पर होता रहता है। तो एनसीईआरटी इस बात से नाकार नहीं रही है कि जो एक बार नियम बन गया है वह शाश्वत नियम है और सत्य नियम है, कभी उसमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं देखने के लिए मिलेगा, ये बात नहीं कह रही है। एनसीईआरटी आपसे कह ही रहा है कि समय के अनुसार इसमें परिवर्तन आया है। मतलब कि पुराने समय की तुलना में वर्तमान समय में जो वर्गीकरण हमारे आपके सामने है उसमें बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं।
और आने वाले समय में भी हो सकता है कि इसके अंदर हजारों तरह के परिवर्तन हम लोगों को देखने के लिए मिले। जिस तरह से विज्ञान हमारा आगे बढ़ रहा है उस तरह से हमारे दृष्टिकोण भी बदलते हैं और वो नए नए तौर तरीके सामने आते हैं और नया वर्गीकरण भी हो सकता है। ये एनसीईआरटी आपकी बोल रही है। अगली बात पे आते हैं। देखिए, फंजाई तथा मोनेरा तथा प्रोटिस्टा वर्ग के सदस्य जिनमें कोशिका भित्ति होती है अब प्लांटी वर्ग में निकाल दिए गए हैं। अब एनसीईआरटी ने यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे कही है कि जो फंजाई है जिसे आप कवक कहते हैं और ये जो मोनेरा है और ये जो प्रोटिस्टा है, इन सभी को प्लांट जगत मतलब पादप जगत से निकाल दिया गया है, जबकि प्रारंभिक समय में इन सबको जो है रखा गया था वनस्पति जगत में ही। ये सभी जो है मेंबर थे प्लांट किंगडम के, लेकिन जब 5 जगत पद्धति पेश की गई आर.एस. व्हिटेकर द्वारा तो उसमें से इन सबको निकाल दिया गया। अब सवाल ये आता है कि इन सबको वनस्पति जगत में क्यों रखा गया था? तो वनस्पति जगत में रखने के पीछे का जो कारण था कि इन सबके पास जो है कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति पाई जाती है इसलिए जो है पहले के साइंटिस्ट को लगा कि ये सब जो है प्लांट किंगडम से संबंध रखते हैं, उनको वहीं पर रख दिया जाए, जबकि आधुनिक वैज्ञानिकों ने इन्हें अलग कर दिया। तो ये बात शायद आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों इनको अलग कर दिया गया। यहां पे एक चीज देखिए लिखा हुआ है, इसलिए साइनोबैक्टीरिया जिन्हें नीलहरित शैवाल कहते हैं, शैवाल नहीं है। इस अध्याय में हम प्लांटी के अंतर्गत ये शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म के विषय में पढ़ेंगे। सोचिए, ये एनसीईआरटी आपसे बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट आपके साथ शेयर कर रही है। वो क्या है? कह रहा है कि आपको ये भी जानना होगा कि जिसका नाम साइनोबैक्टीरिया है, नाम को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें लिखा हुआ है साइनोबैक्टीरिया। सामान्यतः तो नजर आ रहा है कि यह एक प्रकार की बैक्टीरिया होगी, लेकिन एनसीईआरटी अगले ही लाइन में कह रही है कि जो बैक्टीरिया की तरह है लेकिन बैक्टीरिया नहीं है। कह रहा है कि इसलिए साइनोबैक्टीरिया जिन्हें नीलहरित शैवाल, देखिए ये एक प्रकार का क्या है? शैवाल है जिसे बैक्टीरिया के नाम के जरिए जाना जाता है, साइनोबैक्टीरिया। चलिए, तो ये बात शायद आपको समझ में आ गया है कि क्या हम कहना चाहते हैं। इसलिए साइनोबैक्टीरिया जिन्हें नीलहरित शैवाल कहते थे अब शैवाल नहीं है। ठीक, चलिए यहां तक बात आपको समझ में आ गया। चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गया। आगे देखिए, वे मुख्यतः कायिक गुण, यहां पे देखिए लिनियस के अनुसार, यहां पे एक बहुत प्रसिद्ध साइंटिस्ट हुए, देखिए क्या इन्होंने कहा, वे मुख्यतः कायिक गुणों अथवा पुमंग की रचना के आधार पर तथा लिनियस के अनुसार ऐसे वर्गीकरण कृत्रिम थे। कहने का अर्थ यह है कि इसके पहले जो वर्गीकरण किया गया था वो अन्य आधारों पे किए गए थे। जैसे आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आकारिकी के गुणों के आधार पर, प्रकृति के आधार पर, रंग के आधार पर, पत्तियों के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया था शुरू में। बाद में जब लिनियस आते हैं तो ये जो है थोड़ा सा उसके अंदर चेंजिंग करते हैं, ये थोड़ा उसके मॉर्फोलॉजी के ऊपर डिस्कस करते हैं प्लांट के, और उसके मॉर्फोलॉजी के बेस पर इन्होंने क्या किया था, क्लासिफिकेशन करने की कोशिश किया। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, पुमंग की रचना के आधार पर, तथा लिनियस पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था कि प्लांट को उसके मॉर्फोलॉजी के बेस पर उसका क्लासिफिकेशन करने की कोशिश किए थे, ये आप कह सकते हैं। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गया। तो लिनियस का जो वर्गीकरण करने का तरीका था वो काफी ज्यादा सही था, क्योंकि अगर जितना ज्यादा आप साइंटिफिक ढंग से चीजों को समझ करके वर्गीकरण करेंगे वो ज्यादा सही भी रहेगा आपके लिए। तो ये वो कहना चाहते थे लिनियस। और आवास के आधार पे अगर वर्गीकरण करेंगे तो काफी आपको दिक्कत देखने के लिए मिल सकता है। अब एक बात यहां से आपको ऐड करने लायक इंपॉर्टेंट है, जो है कि ये देखिए, पुष्पी पादपों के इस वर्गीकरण को जॉर्ज बेंथम तथा जोसेफ डाल्टन ह्यूकर ने समझाया था। तो मतलब कि पहले दो साइंटिस्ट, ये 2-3 साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है, जिन्होंने सबसे पहले ये चीज समझाने की कोशिश किया कि भाई जो है पुष्प का जो है वर्गीकरण, पुष्पी पादपों का जो वर्गीकरण किया गया
उसको सही ढंग से समझाने वाले वैज्ञानिक का नाम है जॉर्ज बेंथम, और एक है जोसेफ डाल्टन, और एक देखिए जोसेफ डाल्टन हुकर। ये सब साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस चीज को पहली बार समझाया था, पौधे के वर्गीकरण के बारे में। अगला चीज देखते हैं, ये चले तो इसके आगे आते हैं। यहां से ये सब देखिए कुछ एनसीईआरटी की तस्वीर है जिसको आपको पता होना चाहिए इसके बारे में आपको, ठीक है। अब यहां से देखिए कुछ चीजें आपको जानने योग्य बातें हैं जिसको आप जानना जरूरी है आपके लिए। प्रकाश संश्लेषी जीव होने के कारण शैवाल अपने आसपास, जो शैवाल के बारे में की गई बातें, तो देखिए ध्यान से, प्रकाश संश्लेषी जीव होने के कारण शैवाल अपने आसपास के पर्यावरण में घुलित ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा देते हैं। ये दरअसल जो है यहाँ से कुछ चीजें जो पीछे हम लोगों छोड़े हैं यहाँ पे, अब एक एक लाइन तो थोड़ा सा डिस्कस हो नहीं पाएगा, एक एक लाइन जो है पूरी एनसीईआरटी की डिस्कस करने के लिए वन शॉट वाले वीडियो पर्याप्त नहीं होते हैं। तो डायरेक्ट आप बात को समझिएगा कि मनुष्य के लिए शैवाल बहुत उपयोगी है। अगर बात करें शैवाल की हम लोग, तो मनुष्य के लिए जो है शैवाल जो है बहुत उपयोगी है। पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण के दौरान कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग शैवाल स्थिर करते हैं। आप इस चीज में आप सोचिए कि इस पृथ्वी पे जितने भी शैवाल पाए जाते हैं, ये जो शैवाल हैं, ये शैवाल टोटल इस पृथ्वी पर जितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है उसका 50% अकेले ये शैवाल अपने अंदर क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेने का कार्य करते हैं। मतलब उसको 50% तक उस कार्बन डाइऑक्साइड को ये क्या करते हैं, यूज कर जाते हैं। तो ये कहने का अर्थ ये है कि 50% अकेले कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग जो है शैवाल करता है। इसलिए पृथ्वी पे शैवाल का होना अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। चलिए यहां तक आपको बात समझ में आ गया होगा। ये फैक्ट, कुछ फैक्ट आपको याद रखना होगा। जैसे यहां आप देखिए, प्रकाश संश्लेषी जीव होने के कारण शैवाल अपने आसपास के पर्यावरण में घुलित ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा देता है। ये बात भी काफी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि भाई जो शैवाल है, इस शैवाल के अंदर प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता पाई जाती है, और ये जब प्रकाश संश्लेषण करेगा तो जाहिर सी बात है कि वो अपने जहां पर ये होगा अपने अगल बगल के एरिया में ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। तो जहां पर शैवाल अधिक पाए जाते हैं वहां पे ऑक्सीजन का लेवल भी अधिक होता है। उसके पीछे का रीजन ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड को ये काफी मात्रा में तो पहले यूज कर रहा है, 50% यूज कर लेगा, और इसके अलावा जो है ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है। तो जिस जगह पे शैवाल आपको देखने के लिए मिलेगा वहां पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड कम और ऑक्सीजन अधिक देखने के लिए मिलेगा। ये बात आपकी ये कह रहा है एनसीईआरटी आपकी। कुछ बातें और आपको नोट के रूप में याद रखने योग्य है। जैसे देखिए यहां पे लिखा हुआ है, समुद्र की 70 स्पीसीज मतलब 70 प्रजातियां जो हैं लगभग किस रूप में काम में आती हैं, भोजन के रूप में उपयोग में लाई जाती हैं। अब यहां से एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ये है, अभी तो हम लोग जो खाना खाते हैं, जो हम लोग खाना खा रहे हैं वो खाना कैसा है, अभी दाल चावल गेहूं चावल यही सब हम लोग खा रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि हम लोगों को इस समुद्र के अंदर जो भोजन शैवाल के रूप में है इसके ऊपर हम लोगों को निर्भर होना पड़ेगा। अब इसके पीछे का कई तर्क है, क्योंकि शैवाल के अंदर जो है मिनरल्स की मात्रा काफ़ी हद तक बढ़िया पाई जाती है, और ये बहुत भारी संख्या में पाए भी जाते हैं। तो हो सकता है कि फ्यूचर में जो है मनुष्य शैवाल को एज ए भोजन के रूप में यूज करे, ऐसी संभावनाएं हैं। फ्यूचर फूड आप कह सकते हैं इसे, हैं भविष्य का भोजन। क्योंकि जमीन हमारी लगातार बंजर हो रही है, जब जमीन बंजर होगा तो हमको धीरे धीरे किसी न किसी तरह से समुद्र के ऊपर निर्भर होना पड़ेगा अगर हमारा अस्तित्व बचा रहा तब। आगे कुछ चीजें और आपको याद रखने योग्य है। कुछ समुद्री भूरे तथा लाल शैवाल बहुत ही अधिक कैरागीन कराइकी का उत्पादन करते हैं, जिनका व्यावसायिक उपयोग होता है जिलेडियम तथा ग्रेलियो के से एगार प्राप्त किए जाते हैं। ये कुछ नोट पॉइंट है जो आपको याद रखने के लायक है।
कि भाई कुछ ऐसे भी शैवाल हमारे पास हैं जैसे भूरे शैवाल, ठीक है, और यहां देखिए, और लाल शैवाल। ये बहुत भारी मात्रा में कैरागिन लाल शैवाल से का उत्पादन करते हैं, ठीक है, और जिलेडियम तथा ग्रेलियो से एगार प्राप्त होता है। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है जो याद रखने लायक है। ठीक, चलिए, तो यहां तक बात आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चीजें हैं। तो इस तरह से अगर आप देखें तो काफी इंपॉर्टेंट लाइनें एनसीईआरटी की लिखी हुई हैं। अब हर एक लाइन तो डिस्कस नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी जो मेन बातें हैं वो हम सबको पता होनी चाहिए। आगे देखिए, इनमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है, यहां तक कि इसका उपयोग अंतरिक्ष यात्रा में भी भोजन के रूप में करते हैं। सोचिए, अभी 1 मिनट पहले हमने यही बात आपको समझाई कि हो सकता है कि फ्यूचर में हम लोग शैवाल के ऊपर निर्भर हो जाएं, हमारा भोजन जो है शैवाल ही होगा, ऐसा हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी संभावना हमारा है। यहाँ एनसीईआरटी लिख रहा है कि इसके अंदर प्रचुर मात्रा में जो है प्रोटीन पाया जाता है, मतलब पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन है। इस वजह से जो है साइंटिस्ट इसको क्या करते हैं, अंतरिक्ष यात्रा के दौरान इस तरह की चीजों का प्रयोग करते हैं। अंतरिक्ष यात्रा में शैवाल का प्रयोग भोजन के रूप में भी किया जा रहा है प्रेजेंट टाइम में, ये बात एनसीईआरटी कह रही है। चलिए, तो यहां तक आपको शायद बात समझ में आ गया होगा। अब एक बहुत बड़ी बात यहां पर लिखा हुआ है कि शैवाल 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है। शैवाल को जो है 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक होता है क्लोरोफाइसी, दूसरा होता है फियोफाइसी, और तीसरा होता है रोडोफाइसी। ये 3 वर्ग हैं शैवाल को बांटने का, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। तो ये तो शायद इंपॉर्टेंस आपको आइडिया लग गया होगा कि इस पृथ्वी पे जो है शैवाल कितना इंपॉर्टेंट है। शैवाल की बात छोड़ दीजिए, एक बात याद रखिए कि इस पृथ्वी पे जो भी चीज है वो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी चीज इस पृथ्वी पर फालतू नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने किसी भी ऐसी चीज को बनाया ही नहीं है जो फालतू हो। हर चीज का कोई पर्पस है, बस मनुष्य को उसका पर्पस का ज्ञान होना चाहिए कि उसका उपयोग कहाँ है। हमारे पास उसका ज्ञान ही नहीं कि उसका उपयोग कहाँ करना है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये चीज जो है हमारे यूज की नहीं है या बेकार है। बात समझे, प्रकृति ने जो कुछ भी बनाया है वो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। प्रकृति किसी फालतू चीज को बना ही नहीं सकता, इस तरह समझिए आप। ठीक, चलिए, तो अगली बात करते हैं हम लोग हैं जो है क्लोरोफाइसी, जो हमारा यहां देखिए अभी जस्ट आपको बताया क्या चीज, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी तथा रोडोफाइसी, ये 3 वर्ग है शैवाल के। तो इस तीनों वर्गों में जो बांटा गया है शैवाल, उसका नंबर 1 हमारे सामने है आपके क्लोरोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी के ऊपर एक बार नजर डालिए कि क्लोरोफाइसी क्या है और कैसा है। फटाफट इसके बारे में देख लेते हैं। करा कि क्लोरोफाइसी के सदस्यों को प्रायः हरा शैवाल कहते हैं। पहला एक नोट पॉइंट जो आपको याद होना चाहिए कि इसके सदस्यों को हम लोग क्या नाम देंगे, हरा शैवाल। और ये एक कोशिक क्लोनियम अथवा तंतुमय हो सकते हैं। इसके अंदर जो है क्लोरोफिल ए तथा क्लोरोफिल बी पाया जाता है। जब आप क्लोरोफिल का डिटेल से अध्ययन करेंगे तो उसमें पाएंगे क्लोरोफिल सामान्यतः 5 प्रकार के होते हैं। क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई होते हैं। तो इसके अंदर जो है आपको देखने के लिए मिल रहा है क्या चीज, इसके अंदर आपको कंडीशन देखने के लिए मिल रहा है कि क्लोरोफिल ए तथा बी पाए जाते हैं। इस वजह से ये जो है एक हरी घास की तरह होते हैं। ये बात शायद आपको समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर जो है क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है। ठीक, चलिए, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं जो है इसके बाद जो आता हमारा है, तो ये कुछ बातें जो हैं आपको याद रखनी होगी इसकी। ठीक, इसके बाद हमारा आता है फियोफाइसी। क्या आता है, फियोफाइसी। तो फियोफाइसी के ऊपर एक बार नजर डालते हैं कि फियोफाइसी क्या है। मोटा मोटा बस ये चीज जानते रहिए कि ऐसा ऐसा चीज है। देखो, फियोफाइसी अथवा कराए कि
भूरे शैवाल मुख्यतः समुद्री आवास में पाए जाते हैं। तो सिंपल से एक बात समझ में आ गया कि फियोफाइसी जो वर्ग की जितने भी शैवाल होंगे, ये सभी के सभी शैवाल जो हैं कहाँ पाए जाएंगे? समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, समुद्र के अंदर पाए जाएंगे फियोफाइसी वाले। अब आगे देखते हैं, उनके माप तथा आकार में बहुत भिन्नताएं होती हैं। ये सरल शाखित तंतुमयी एक्टोकार्पस से लेकर सघन शाखित जैसे केल्प तक हो सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि बहुत सरल भी ये हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा ये जटिल भी हो सकते हैं। इनकी माप और जो इनकी आकार आकृति की बात करें तो इन सब में ये बहुत ज़्यादा भिन्नताएं भी दर्शाते हैं। कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में डाइवर्सिटी आपको देखने के लिए मिल जाता है फियोफाइसी वर्ग के शैवाल के अंदर। अब सवाल आता है, देखिए कल्प की जो ऊंचाई हो सकती है लगभग कितना हो सकता है? ये 100 मीटर लंबा तक हो सकता है। और उसी के साथ साथ जो है ये क्लोरोफिल ए और सी और कैरोटेनॉइड जेंथोफिल होता है। मतलब इसके अंदर जो है क्लोरोफिल ए और सी, इसके पहले वाले में हमने बताया था ए और बी, जो है ए और बी उसमें था, और इसमें क्या है? ए और सी पाए जाते हैं। इनका रंग जो है जैतूनी हरे से लेकर के भूरे रंग का ये हो सकते हैं। ये कुछ मुख्य बातें हैं जो इस सवाल का, और आपको इसे याद रखना है। चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे की चीज़ों को थोड़ा सा गौर करते हैं। जो ये कुछ तस्वीर है जो एनसीईआरटी की दी हुई है, इसको आपको देखना है कि क्या चीज़ कैसे है। थोड़ा एक बार आप सेल्फ स्टडी के जरिए इसको देखने की कोशिश करेंगे। नंबर 3 का जो सवाल है उसके ऊपर अगर बात करें हम लोग, तो उसके ऊपर देख लेते हैं क्या हो सकता है। जैसे रोडोफाइसी, रोडोफाइसी के बारे में ध्यान से देखिएगा। रोडोफाइसी लाल शैवाल है। कैसा है? यह एक लाल शैवाल है। इनका लाल रंग, लाल वर्णक जो है आर फाइकोएरिथ्रीन के कारण होता है। तो इस चीज को आपको याद रखना होगा। किसकी वजह से? देखिए, जो रोडोफाइसी है, रोडोफाइसी में जितने भी शैवाल पाए जाएंगे वो सभी शैवाल जो है क्या होंगे? वो सभी के सभी शैवाल जो है कैसे होते हैं? लाल रंग के होते हैं। और खास बात यह है कि जो है इसके अंदर कौन सा वर्णक पाया जाएगा? तो वर्णक की बात करें तो आर फाइकोएरिथ्रीन पाया जाता है, जिस वजह से ये रेड रंग के होते हैं। अब अगली बात इसके याद रखने लायक क्या है? अधिकांश लाल शैवाल समुद्र में पाए जाते हैं और इनकी बहुलता समुद्र के गर्म क्षेत्र में अधिक होती है। देखिए, पूरा जो समुद्र होता है, ये पूरा समुद्र एक जैसे टेम्परेचर में नहीं है। कहीं पे टेम्परेचर कम है, कहीं पे टेम्परेचर अधिक है। डिपेंड करता है कि समुद्र का किस हिस्से की हम बात कर रहे हैं और वहाँ पे ज्वालामुखी है कि नहीं है। ये बहुत से फैक्टर काम करते हैं। उस आधार से पानी जो होता है ठंडा गर्म भी होता है जगह जगह का। तो ये जो सवाल है रोडोफाइसी, ये उस जगह पे हम लोगों को ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा जहाँ पे समुद्र का जो जल है उसका टेम्परेचर अधिक हो। मतलब कि जहाँ टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होता है वहां पर इसकी संख्या आपको पर्याप्त देखने के लिए मिल जाती है। बात समझ में आ गया? ये कुछ मुख्य बातें हैं। ये पानी की सतह पर जहां प्रकाश होता है वहां भी पाए जाते हैं और समुद्र की गहराई में भी, और जहां प्रकाश कम होता है वहां भी पाए जाते हैं। मतलब एक ही कि एडवर्स कंडीशन में भी ये सर्वाइव कर जा रहे हैं। जो है जहां प्रकाश है वहां तो ये है ही है, और जहां प्रकाश नहीं है वहां पर भी ये काफी मात्रा में पाए जा रहे हैं। कौन? रोडोफाइसी की बात कर रहे हैं। रोडोफाइसी जो है ये जो है उस जगह पर भी पाया जा रहा है जहां पे प्रकाश है, और उस जगह पर भी पाया जा रहा है जहां पर प्रकाश थोड़ा सा कम है। मतलब कम वाले क्षेत्र में भी ये आपको देखने के लिए मिल जाता है। आगे की अगर कुछ बात करें हम लोग और कराए कि
इसके अंदर जो है स्टार्च की रचना एमाइलो प्रोटीन तथा ग्लाइकोजन की तरह होती है। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं जो आपको याद रखनी होगी। जो रोडोफाइसी है इसके अंदर जो स्टार्च स्टोर होता है, जो स्टार्च ये स्टोर होगा, ये स्टार्च किस रूप में होगा? एमाइलो प्रोटीन तथा ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ये चीजें आपको याद रखना लायक है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहां तक शायद आपको बात समझ में आ गया होगा कि क्या इसके बारे में है। इसमें कायिक जनन, विखंडन, अलैंगिक जनन अचल स्पोर और लैंगिक जनन अचल युग्मकों द्वारा होता है। और इसके मतलब कहना चाहता यह है कि रोडोफाइसी में जो है कायिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन सब प्रकार का जनन संभव है। यहां देखिए लिखा हुआ है कायिक जनन भी होता है, अलैंगिक जनन भी होता है और उसी के साथ साथ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लैंगिक जनन। इसके अंदर मतलब हर प्रकार के जनन की पॉसिबिलिटी है। चलिए आगे आता है, देखिए हमारी नई हेडिंग जो एनसीईआरटी की, जिसका नाम है ब्रायोफाइट, जिसका नाम है ब्रायोफाइट। अब इस ब्रायोफाइट के ऊपर थोड़ा सा नजर डालते हैं, क्या होगा देखिएगा ध्यान से। ब्रायोफाइट जो ये है, ब्रायोफाइट में मांस तथा लिवर्ट आते हैं जो प्रायः पहाड़ियों में नम तथा छायादार क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो आप यहां से एक बात याद रख लेंगे कि ब्रायोफाइट्स में जो पौधे आ रहे हैं वो किस जगह पे पाए जा रहे हैं। तो नंबर 1 देखिए यहां पे लिखा हुआ है आपका पहाड़ी वाले क्षेत्र में, पहाड़ियों में नम तथा छायादार क्षेत्र में पाए जाते हैं। मतलब पहाड़ी वाले इलाके में जहाँ पे नमी थोड़ी सी अधिक हो, छाया हो, उस जगह पे आपको ये देखने के लिए मिल जाएंगे। ब्रायोफाइट को पादप जगत के जल स्थलचर भी कहते हैं। ये थोड़ा सा एक न्यू नाम आपके लिए हो सकता है कि आप याद रखें, जल स्थलचर भी कहते हैं, क्योंकि ये भूमि पर भी जीवित रह सकते हैं किंतु लैंगिक जनन के लिए जल पर ये निर्भर होते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जो ये ब्रायोफाइट है, ब्रायोफाइट जो है इसके अंदर दोनों प्रॉपर्टी पाई जा रही है। जल के अंदर भी हल्का सर्वाइव कर सकते हैं, जमीन पर भी रह सकते हैं, लेकिन इनको जब जनन करने की रिक्वायरमेंट होगी, जब ये जनन करना चाहेंगे, तब ये जो है कहाँ जाते हैं? जल के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी कि अपना जीवन तो ये स्थल पर सर्वाइव करा सकते हैं, लेकिन जो है इनको अगर रिप्रोडक्शन करना होगा तब ये जाएंगे कहाँ? जल के अंदर या जल के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। ये चीजें। अगली चीज देखते हैं। अब आगे देखो, इनकी पादप काय जो होती है शैवाल के अपेक्षा अधिक विभेदित होती है। ये ये थैलस की तरह होता है और शैवाल अथवा सीधा होता है, और ये कोशिका तथा बहुकोश की मूलाप द्वारा स्ट्रेटम से जुड़ा होता है। तो ये कुछ चीजें इसके बारे में, ब्रायोफाइट के बारे में है। तो थोड़ा सा आप इसका डिटेल जो है एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो उसको आप वहां से कंप्लीट कर लेंगे। ये बातें हमने आपको समझा दिया कि ये कहाँ पाए जाते हैं, कैसे जगहों पे पाए जाएंगे। अगली हमारी जो हेडिंग आती है लिवर्ट की आती है, लिवर्ट्स ऐसे, ठीक। तो लिवर्ट्स के बारे में आप थोड़ा सा एक नजर डालिए तो क्या हो सकता है। लिवर्ट प्रायः नमी छायादार स्थानों जैसे नदियों के किनारे, दलदले स्थान, गीली मिट्टी, पेड़ों के छालों आदि पर उगते हैं। लिवर्ट्स की अगर बात करें कि ये कहाँ उगेंगे, किस परिस्थिति में उगेंगे, कब आपको देखने के लिए मिलेगा, तो इसके लिए कुछ बातें आपको याद रखनी है। जैसे ये नमी छायादार स्थान पर, नदियों के किनारे, ये इसके कुछ प्लेस हैं जहां पे ये आपको देखने के लिए मिलेगा। दलदले स्थान, गीली मिट्टी में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे पेड़ों की छालों आदि पर उगते हैं। लिवर्ट की पादप काय जो होती है थैलासम जो है मार्कोसिया होती है, थैलस पृष्ठाधार होते हैं। आगे कुछ चीजें और देख लेते हैं क्या होता है। तथा अंदर स्तर बिल्कुल चिपके रहते हैं। इसके पत्तीदार सदस्यों में पत्तियों की तरह की छोटी छोटी संरचनाएं भी होती हैं। और ये जो है, अगर जनन की इनकी बात करें
तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जेमा हरी बहुकोश की अलैंगिक कलिका है, ये छोटे छोटे पत्र जिन्हें जेमा कप कहते हैं में स्थित होता है। ये अपने पैतृक पादप से अलग हो जाती है और इससे एक नया पादप उग आता है। यहाँ पे अगर इसको गौर करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है जेमा कप, ठीक है। इसके अंदर जो है क्या होता है, ये कलिकाएं पाई जाती हैं और ये कलिकाएं जो हैं ये समय के साथ क्या होंगी, उस पैतृक पादप से अलग हो जाती हैं और फिर जब अलग होंगी तो एक नए जो है पादप का निर्माण कर लेंगे वो। यहाँ तक बात आपको समझ में आया होगा कि क्या चीज़ कैसे है। चलिए इसके आगे ही कुछ चीज़ें जानने समझने की कोशिश करते हम लोग हैं। अगली टॉपिक हमारी जो है मास ये है, ठीक। तो इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा नज़र डालते हैं कि क्या हो सकता है ये। अब इसके ऊपर थोड़ा सा आप देखेंगे मास क्या है। देखिए जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था युग्मकोद्भिद होती है जिसकी दो अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्थाएं जो प्रथम तंतु है और जो स्पोर से बनता है यह एक विसर्पी हरा शाखी तथा प्रायः तंतुमयी होता है। ये मास के बारे में 2 लाइन एनसीईआरटी ने कहा। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, इसकी दूसरी अवस्था पत्ती की तरह की होती है जो प्रथम तंतु से पार्श्विक कली के रूप में पत्तियां लगी रहती हैं। ये बहुकोशिक तथा शाखित मूलाभ द्वारा मिट्टी से जुड़ी रहती हैं। इस अवस्था में लैंगिक अंग विकसित होते हैं। ये सब बात कर रहा है किसके बारे में, मांस के बारे में। मांस में कायिक जनन, देखिए यहाँ पे है, मांस के अंदर जो है कायिक जनन द्वितीयक प्रथम तंतु के विखंडन तथा मुकुलन द्वारा होता है। तो ये जो है कई बार सवाल पूछा गया है कि मांस के अंदर है किस प्रकार का जो है आपको जनन देखने के लिए मिलेगा। तो आप याद रखिएगा जो है मांस के अंदर जो है क्या होता है, विखंडन तथा मुकुलन द्वारा होता है जो है कायिक जनन। लैंगिक जनन में जो है लैंगिक जनन में लैंगिक अंग पुंधानी तथा स्त्रीधानी पत्तीधार प्ररोह की चोटी पर स्थित होते हैं। निषेचन के बाद युग्मनज से स्पोरोजाइट विकसित होता है जो पाद सीटा तथा कैप्सूल में विभेदित रहता है। इसके अंदर कायिक जनन लैंगिक जनन दोनों जनन आपको देखने के लिए मिल रहा है किसके अंदर, मांस के अंदर, मांस, ठीक। तो ये कुछ बातें हैं मांस की जो याद रखनी है। अगली बात आती है टेरिडोफाइट की, जो है कि टेरिडोफाइट क्या है। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा आप देखेंगे कि टेरिडोफाइट के बारे में करा है कि टेरिडोफाइट का सनबाट में बहुत अधिक आर्थिक महत्व होता है। सजावट में होना चाहिए था, यहाँ पे कुछ और लिखा गया है, ठीक है, यहाँ पे सजावट रहेगा। करा है कि टेरिडोफाइट का सजावट में बहुत अधिक आर्थिक महत्व है। टेरिडोफाइट वर्ग में जितने भी पौधे हैं वो सब अक्सर बहुत खूबसूरत दिखने वाले हैं, तो इनका प्रयोग हम लोग सामान्यतः सजावट के क्षेत्र में करते हैं। तो ये चीजें हो गया। टेरिडोफाइट का सजावट में बहुत अधिक आर्थिक महत्व होता है। फूल वाले अधिकांश फर्न का उपयोग सजाने में करते हैं और सजावटी पौधे के रूप में उगाते हैं। टेरिडोफाइट को उगाने का जो मेन पर्पस यही है, उसका आर्थिक लाभ जो है। टेरिडोफाइट के पौधों को जो है उगाने का मेन उद्देश्य है कि उनका आर्थिक लाभ है। उनको उगाने से जो है सजावट के क्षेत्र में उनका काम आता है तो आर्थिक लाभ होता है, ये मेन पर्पस बन जाता है। विकास की दृष्टि से ये स्थल पर उगने वाले सर्वप्रथम पौधे हैं जिनमें संवहन ऊतक जाइलम तथा फ्लोएम होते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जो जैव विकास की दृष्टि की अगर हम बात करें एक बार कि जैव विकास की दृष्टि से इस पृथ्वी पे सबसे पहले कौन से पौधे उगे थे, तो उसका आंसर आपका आएगा कि टेरिडोफाइट जो है सबसे पहले इस पृथ्वी पर उगे और इसके अंदर जो है संवहनी ऊतक के रूप में जो है आपको जाइलम और फ्लोएम भी देखने के लिए मिलता है टेरिडोफाइट के अंदर। इन ऊतकों के विषय में विस्तार से अध्ययन हम लोग करेंगे किस चैप्टर के अंदर, जो है 6 में। जाइलम और फ्लोएम का जो डिटेल से स्टडी होने वाली है वो होगा आपका जो है चैप्टर नंबर 6 में। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे जो टेरिडोफाइट है इसकी कुछ मुख्य बातें हम लोगों ने देखा। अब उसके आगे थोड़ा सा देखते हैं। जीवाश्मी रिकॉर्ड के अनुसार अगर हम बात करें, जीवाश्म विज्ञान एक होता है जिसके अंदर हम जीवाश्म का अध्ययन करते हैं।
जीवाश्म विज्ञान होता है जिसके अंदर हम लोग जीवाश्म का अध्ययन करते हैं। इसके अनुसार जो है टेरिडोफाइट जो लगभग आज से जो है 350 मिलियन वर्ष पहले जो एक प्रभावी वनस्पति के रूप में इस पृथ्वी पर राज किया करती थी। 350 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर टेरिडोफाइट एक बहुत बड़ी संख्या में और एक प्रभावी वनस्पति के रूप में थे। टेरिडोफाइट के अंतर्गत हॉस्टेल तथा फर्न आते हैं। टेरिडोफाइट ठंडे, गीले, छायादार स्थान पर पाए जाते हैं, यद्यपि कुछ रेतीली मिट्टी में भी अच्छी तरह से उग सकते हैं। तो ये इसके बात लिखा हुआ है कि कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं टेरिडोफाइट। जैसे कराए कि ठंडी गीले स्थान के में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और उसी के साथ साथ जो है ये जो है छायादार स्थान पर भी आपको देखने के लिए मिलता है। उसी के साथ जो है रेतीली मिट्टी है, उसकी कुछ प्रजातियां जो है रेतीली मिट्टी के अंदर जो आपको काफ़ी अच्छे से उगती हुई नज़र आते हैं। टेरिडोफाइट की बात ये है। चलिए, तो ये कुछ बात हम लोगों ने डिस्कस किया टेरिडोफाइट की। अब आगे एक जो हमारी हेडिंग है उसके ऊपर थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं, जिससे आप कहते हैं जिम्नोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि क्या होगा। देखो जिम्नोस्पर्म, ठीक, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि क्या ये चीज़ है। जिम्नोस्पर्म जो है इसके बारे में देखिए ध्यान से। ऐसे पौधे हैं जिनके अंदर बीजांड अंडाशय भित्ति से ढके हुए नहीं होते हैं। ये इसकी एक स्पेशल पहचान है जो आपको यहाँ से कवर करना होगा कि जिम्नोस्पर्म एक ऐसे पौधे होते हैं जिसके अंदर बीजांड अंडाशय भित्ति से ढके हुए नहीं होते और ये निषेचन से पूर्व तथा बाद में भी अनावृत ही रहते हैं। इसकी एक पहचान है कि जिम्नोस्पर्म की कैटेगरी में जो पौधे आ रहे हैं वो किस तरह के पौधे आपको देखने के लिए मिलेंगे। उनके बीजांड अंडाशय भित्ति से ढके हुए नहीं होते हैं और ये निषेचन से पूर्व तथा उसके बाद भी जो है अनावृत ही वाली स्थिति में आपको देखने के लिए मिलेंगे। जिम्नोस्पर्म में मध्यम अथवा लंबे वृक्ष तथा झाड़ियां होती हैं, जिसे आप चित्र 3.4 में देख सकते हैं। जिम्नोस्पर्म का सिकुआ वृक्ष सबसे लंबा है, जो है सिकोया कहीं कहीं लिखा रहता है, यहाँ पे सिकुआ लिखा हुआ, तो इसको ही चलिए याद रखते हैं सिकोया। ये जो अगर तस्वीर की बात करें तो तुमको दिखाते हैं। अच्छा है नहीं, शायद दिया हुआ, चलिए नहीं दिया है वो तस्वीर सिकोया, अगर होता तो दिखाते आपको। ये जो पौधा है ये दुनिया का सबसे लंबा पौधा की लिस्ट में जाना जाता है, जिसको सिकोया या सिकुआ, यहाँ पे सिकुआ नाम लिखा हुआ है तो सिकुआ ही मान चलते हैं, एनसीईआरटी का नाम। ठीक, तो ये जो है दुनिया का सबसे लंबा पौधा है। तो कहने का अर्थ ये है कि जो है यहाँ पे अगर एक चीज ध्यान से देखिए, ये जिम्नोस्पर्म में जो पौधे पाए जाते हैं ये पौधे कई तरह के हो सकते हैं। आपके लिए देखिए मध्य अवस्था, मतलब कि मध्य, जिसकी हाइट जो है बहुत बड़ी नहीं बहुत छोटी भी नहीं, मध्य वाली कंडीशन आपको देखने के लिए मिल सकता है। झाड़ी वाले पौधे जो होते हैं वो पौधे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ जो है ये जो है जिम्नोस्पर्म में हुए पौधे भी आते हैं जो बहुत विशालकाय, जैसे एग्जांपल में सिकुआ पौधा सबसे बड़ा पौधा। इनकी मूल प्रायः मूसला मूल होती है और इसके कुल जीनस की मूल कवक से सहयोग कर लेती हैं, जिसे कवक मूल कहते हैं। उदाहरण के लिए पाइनस। ठीक, तो ये कुछ चीजें भी आपको याद रखनी है। जिन्होंने उदाहरण के लिए देखिए साइकस, इनके तने अशाखी साइकस अथवा शाखित पाइनस सीडस होते हैं। इनकी पत्तियां सरल तथा संयुक्त होती हैं। साइकस में पिच्छाकार पत्तियां कुछ वर्षों तक रहती हैं। जिम्नोस्पर्म में पत्तियां अधिक ताप, नमी अथवा वायु को सहन कर सकती हैं। शंक्वाकार पौधों में पत्तियां सुई की तरह भी होती हैं। तो ये मतलब कि बहुत ज्यादा आपको डाइवर्सिटी आपको देखने के लिए मिल रहा है जिम्नोस्पर्म की कैटेगरी में जो पौधे आ रहे हैं उनके अंदर। तो यहां तक बात शायद आपको समझ में आया होगा कि जिम्नोस्पर्म के अंदर किस तरह के पौधे हैं। ठीक, अब आगे देखिए, इनकी पत्तियों का जो सतही क्षेत्रफल वो कम होता है, मोटी होती है, क्यूटिकल तथा गर्तिक्रंद होते हैं। ये सब कुछ इसके जो है कैरेक्टर हैं जिम्नोस्पर्म के। ठीक, तो यहां तक आपको बात समझ में आया होगा।
अब ये देखिए कुछ तस्वीरें जो है एनसीईआरटी में दिया हुआ है जिम्नोस्पर्म के। अब इसमें शायद आपको सही से न दिखे, इसको आप सही से देखना चाहते हैं तो जो है आपके पास फ़ोन है, उस फ़ोन में आप इस अलग अलग पौधे को सर्च करके सही इमेज आप देख सकते हैं एकदम HD वाला, जिससे आपके कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। या तो एनसीईआरटी बुक की सहायता फिर ले और जिससे आपको सही से चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, अगला चीज़ देखिए है एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के बाद आता है एंजियोस्पर्म। अब इसकी बात करते हैं तो थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पे एंजियोस्पर्म के बारे में क्या कहता है। ये पुष्पीय पादपों अथवा एंजियोस्पर्म में परागकण तथा बीजांड विशिष्ट रचना के रूप में विकसित होते हैं, जिसे पुष्प कहते हैं। ये खास बात है, एंजियोस्पर्म के अंदर जो पौधे आते हैं उसके अंदर क्या देखो, पुष्पीय पादपों तथा एंजियोस्पर्म में परागकण तथा बीजांड, देखिए यहाँ पे जो है परागकण तथा जो है बीजांड ये विशिष्ट रचना के रूप में विकसित होते हैं। कहने का अर्थ यह है कि इसके अंदर जो परागकण है और जो बीजांड है वो अच्छे से विकसित होते हैं, और उसके बाद जो विकसित रूप होता है उसी को हम एक नाम देते हैं, क्या चीज, पुष्प। ठीक, तो आप इस तरह से कह सकते हैं एंजियोस्पर्म वाले पौधों के अंदर जो है पुष्प दिखाई देता है। जबकि जिम्नोस्पर्म में बीजांड अनावृत होते हैं। एंजियोस्पर्म के अंदर जो पुष्पीय पादप हैं जिसमें बीज फल के भीतर ही होते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा। देखिए क्या कह रहा है, जबकि जिम्नोस्पर्म में, इसके पहले हम लोग पढ़े जिम्नोस्पर्म, तो जबकि जिम्नोस्पर्म में बीजांड अनावृत होते हैं। ठीक, और कह रहा है कि एंजियोस्पर्म पुष्पीय पादप हैं। यहाँ पे देखिए यही बात हमने अभी जस्ट बोला कि आप कह सकते हैं कि पुष्पीय पादप, इसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो कैसे होते हैं, पुष्पीय पादप होते हैं, जिसमें बीज जो है हमेशा आपको फल के भीतर ही पाए जाएंगे। बीज जो है क्या होता है, फल के भीतर पाए जाते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा लिए होंगे कि कौन कौन से पौधे इस कैटेगरी में आ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। यह पादपों में सबसे बड़ा वर्ग है। अगर हम बात करें जो है जिम्नोस्पर्म की, तो ये पादप जो वर्ग है, पादप जो प्लांट किंगडम है, उसमें जो अलग अलग ग्रुप है उसमें सबसे बड़ा जो ग्रुप है वो किसका है, जो है आपका जिम्नोस्पर्म का ही ग्रुप है। इसमें सबसे बड़ा यह वर्ग है। उनके वास स्थान भी बहुत व्यापक होते हैं। वास स्थान मतलब जहाँ ये पाए जाते हैं। तो ये बहुत बड़े, एक तो पहले इनका बहुत बड़ा ग्रुप है और उसके साथ ये काफ़ी दूर तक ये फैले भी रहते हैं। तो इनका माप सूक्ष्मदर्शी जीवों वाल्फिया से लेकर के सबसे ऊंचे वृक्ष यूकेलिप्टस 100 मीटर से अधिक ऊंचाई तक का भी हो सकता है। ये कहना चाहता है आपका इसके बारे में कि मतलब ये जो सूक्ष्म से लेकर के, मतलब सूक्ष्मतम स्थिति से लेकर के बिगेस्ट, मतलब छोटे छोटे और बड़े से बड़े दोनों तरह के आपको इसके अंदर पौधे देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे एक नाम यूज किया गया है, इनका माप सूक्ष्मदर्शी जीव ओल्फिया से लेकर के सबसे ऊंचे वृक्ष यूकेलिप्टस। ये जो ओल्फिया मेरे प्यारे बच्चों, ये एक दुनिया का सबसे छोटा पुष्पीय पादप है। दुनिया का सबसे छोटा ये पौधा है जो आपको यहाँ पे नाम ओल्फिया, और जो यूकेलिप्टस है ये जो है बड़े की लिस्ट में है। ठीक, इनसे देखिए हमें भोजन, चारा, ईंधन, औषधियां, अन्य दूसरे आर्थिक महत्व प्राप्त होते हैं, मतलब लाभ प्राप्त होते हैं आप कह सकते हैं। ठीक, ये जो जिम्नोस्पर्म की कैटेगरी में जो पौधे आते हैं इससे हमें अनेकों प्रकार के लाभ हैं। जैसे देखिए भोजन की प्राप्ति होती है, इसी से चारा आपको मिलता है, और जो है जंतुओं के लिए चारा प्राप्त हो सकता है, ईंधन भी प्राप्त होगा, और उसी के साथ साथ जो है औषधि भी हमें इन पौधों से आसानी से प्राप्त होती है। ये तो कुछ मुख्य बातें जो है लिखी हुई हैं। इनके अलावा भी ना जाने कितने हमको जो है इनसे लाभ प्राप्त होता है जो हमें पता ही नहीं है, और कुछ तो यहाँ एनसीईआरटी जिक्र ही नहीं कर रही है। चलिए, ये दो वर्गों द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में विभक्त होते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि जो जिम्नोस्पर्म के पौधे होते हैं, जिम्नोस्पर्म के पौधों को दो वर्गों में बांटा जाता है। एक होता है एक बीजपत्री और दूसरा होता है द्विबीजपत्री। तो इस तरह के आप दो वर्ग में आप देख सकते हैं। ठीक, जो है ये जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ये द्विबीजपत्री पौधा है, वहाँ पे जो है एक बीजपत्री पौधा है। ये सब एनसीईआरटी में आपका जो है दिया हुआ है कि कौन सा चीज़
कैसे है। ठीक, तो ये जो है हम लोगों ने शॉर्ट में फटाफट कोशिश किया है कि इस चैप्टर के मेन बिंदु को टच कर लें। हर हेडिंग जो एनसीईआरटी दिया हुआ है, हर हेडिंग की मेन बातों को हम लोगों ने फटाफट देखने की, जानने की कोशिश की है कि इस हेडिंग के अंतर्गत ये करैक्टर वाले पौधे आते हैं। एक एक लाइन का एनसीईआरटी का डिस्कस हो नहीं पाएगा इतने कम समय में, फिर भी कोशिश किया गया है कि मतलब जल्दी से जल्दी जो है एक हेडिंग को 2-4-5 मिनट के अंदर सॉल्व करके काम की बातें, मतलब कि जो जिससे एग्जाम का आपका जो राइटिंग एग्जाम होता है वो काम चल जाए, वो आपका कवर हो जाएगा इससे। चले तो अपनी बात को यहीं पर रोका जाए, यहीं पे रोकते हैं और फिर इसके आगे मिलते हैं हम लोग हैं नेक्स्ट चैप्टर में, और अपने उस चैप्टर के ऊपर डिस्कस करते हुए कि उस चैप्टर क्या कहता है हम लोगों से। तो अपनी बात को यहीं पे रोक रहा हूँ। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।